नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 10 सितंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करें उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि आज हमारा जो टारगेट है लाइक्स का इस वीडियो पे, वो हमारा टारगेट है लगभग कितना 250 प्लस, यानी कि 250 प्लस का टारगेट हमारा लाइक्स का है। आई होप आप इसमें मुझे मेरा सपोर्ट करेंगे और आज जो हम व्यूज का टारगेट करेंगे वो व्यूज का टारगेट करेंगे 2000 प्लस, यानी कि 2000 प्लस का टारगेट करेंगे। ये लास्ट डे भी हुआ था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। आज मैं दोबारा आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस टारगेट को मेरे क्या करेंगे, अचीव करवाएंगे, यानी कि 2000 प्लस का व्यूज होना चाहिए एक दिन में। अभी आगे हम बढ़ाएंगे इसको, लेकिन अभी के लिए फिलहाल 2000 प्लस आप लोग करवाइए। ये आपसे छोटी सी क्या है, रिक्वेस्ट है। बाकी आज हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे, अच्छे से करेंगे। और हाँ भाई साहब, देखो ऐसा है ना कि समय बच नहीं रहा है आपके पास। मैं डेली जब करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले मैं आपको हर बार यही कहता हूं, समय नहीं है, समय नहीं है। अगर एक बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, दैट मीन्स वास्तविक रूप से आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये जो समय आपके पास बचा है 7, 8, 9 महीने, अगर आपने घनघोर मेहनत कर ली तो ये आपके आने वाले जितने वर्ष होंगे सारे के सारे क्या होंगे, सुखमय होंगे। आरओ की वैकेंसी, आरओ की कब आएगी भाई साहब नहीं पता है, और अगर आएगी भी तो जितने पद आए हैं, जितनी पोस्टें आई हैं, वो दोबारा आपको नहीं मिलने वाली हैं। एक बात। दूसरी बात, पीसीएस में भी पोस्टें सुनने में आ रहा है कि 800 प्लस हो गई हैं, हुई है नहीं हुई है ये वास्तविकता नहीं अभी पता है एग्जैक्ट किसी को, लेकिन सुनने में जो आ रहा है वो ऐसा कहा जा रहा है कि पोस्टें बढ़ गई हैं पीसीएस में भी, क्योंकि जब तक प्रीलिम्स का आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक अध्याचन आते रहते हैं और वो पद जुड़ते रहते हैं। तो अभी आपका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हुआ है, तो ये मान के चलो कि पीसीएस में पोस्टें बढ़ गई हैं, तो मौका आपके पास क्या है, बहुत जबरदस्त है। और इस मौके को ग्रैब करना है, इसको जो है कैप्चर करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप समय को बर्बाद कर देते हैं या समय का सदुपयोग करके अपने भविष्य को बना लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बाकी लाइक और व्यूज का जो मैंने आपसे कहा है, प्लीज आप उसमें सपोर्ट करिए मेरा, प्लीज। आगे इसके पहले ये न्यूज मैं कई दिनों से आप लोग को दे रहा हूं, डिकोड एग्जाम की तरफ से आरओ जो वीडियो टेस्ट सीरीज एक चल रही है, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें से आपको लगभग 7000 प्रश्नों का माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम को क्या किया जाएगा, आपका रिवीजन कराया जाएगा। जो ट्रेंड है वर्तमान, जो बदलता हुआ ट्रेंड है आयोग का, उस आयोग के बदलते हुए ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको जो है क्या मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं अगर वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर ऐसे प्रश्नों का हल करने का कोई लॉजिक नहीं रह जाता है। तो जो ट्रेंड चेंज हो रहा है आयोग का, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट फॉर रिवीजन, यानी कि आपको डेली टारगेट के अकॉर्डिंग चीजें मिलेंगी, आपको उसको जो है पूरा करना होगा। यानी कि डेली टारगेट के बिहाफ पे आपको 3 टाइम्स कंप्लीट रिवीजन आपको मिलेगा, यानी कि 3 टाइम्स आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ ऑफ एवरी टेस्ट, यानी कि सॉल्व पेपर जो होंगे और अनसॉल्व जो होगा वो दोनों मिलेगा आपको पीडीएफ के फॉर्म में। 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। 15 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेगा, जिसमें से 3000 क्वेश्चंस होंगे विथ डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस भी आपको दिया जाएगा, उसका पीडीएफ फाइल भी दी जाएगी। और ये क्वेश्चंस बेसिकली बाइलैंग्वेज होंगे, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए दरअसल आरओ के लिए ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही बेहतर है। आप चाहें तो इससे जुड़ करके अपनी तैयारी को बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। और अगर आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है तो आपको क्या काम करना होगा, आपको लिखना होगा वीडियो टेस्ट लिख करके आपको व्हाट्सएप करना होगा 9506742546 पर, या फिर आपको व्हाट्सएप करना होगा 6307495944 पर। तो यह डिटेल्स जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी और सारी चीजें आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से हम लोग रिवीजन करते हैं। और रिवीजन को लेकर के भी मैंने आपसे कई बार बोला है कि भाई साहब देखो ऐसा है, जितना पढ़ते हो आप उससे कहीं गुना ज्यादा जरूरी है कि आप रिवीजन कितना करते हो, क्योंकि परीक्षा हाल में जब आप बैठते हो तो वहां पर जो प्रश्न आपके गलत होते हैं, वो अधिकतर प्रश्न जो गलत होते हैं वो कंफ्यूजन वाले ही गलत होते हैं। जो नहीं आता है तो वो तो नहीं आता है, बात खत्म। आप उसको छोड़ दोगे तो उसमें नेगेटिव, आप छोड़ दोगे तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव मार्किंग है तो कुछ तो आपको असर तो नहीं पड़ेगा। लेकिन असर कहां पर पड़ेगा, असर पड़ेगा एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर 4 ऑप्शंस ए बी सी डी दिए गए हैं और आप कंफ्यूज हो कि सी वाला होगा या कि डी वाला होगा।
ऐसे प्रश्न आपके लिए क्या होते हैं, घातक होते हैं कि आपको आता तो है लेकिन आप कंफ्यूज हो गए हो ऑप्शंस को देख करके, भाई साहब सी होगा डी होगा, और यही प्रश्न जो आप गलत कर जाते हो यही क्या होता है, निगेटिव में मार्क्स के आपको कर देते हैं, यानी कि आप जो है जानकारी होते हुए भी गुड़ गोबर हो जाता है सब वहां पर। और ये इसीलिए होता है क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हो और आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हो, मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, आप जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों से नहीं गुजरते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस समय आपको पीवाईक्यूज को लगाना है, इस समय आपको टेस्ट सीरीज को लगाना है, और इस समय रिवीजन के लिए आपको 1 या 2 दिन देना ही देना है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो आइए हम लोग डेली रिवीजन करते हैं करंट अफेयर्स का। कल हमने क्या रिवीजन किया था ये हम लोग इसको देखते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी भाई साहब, 2014 में की गई थी, ठीक है। हाल ही में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले तीरंदाज कौन बन गए भाई साहब, तो हरविंदर सिंह बन गए हैं, और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलिब्रिटीज में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो वो है शाहरुख खान, ठीक है। 90+ जो है लाख ये करोड़ जो है क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। इसके अलावा हाल ही में मिशेल बार्नियर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, तो फ्रांस का चुना गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य के 2 उग्रवादी समूह आपस में क्या किए हैं, समझौता कर लिए हैं, कौन से वो राज्य है, तो त्रिपुरा के 2 उग्रवादी संगठन हैं जिनका मोटो था कि त्रिपुरा को एक अलग राज्य बनाया जाए, साथ ही साथ में वो आदिवासी समूह के अधिकारों के लिए काम करते थे, और ऐसे में दरअसल उन लोगों ने क्या किया है, आपस में समझौता कर लिया है। केंद्र सरकार में जो मंत्री अमित शाह हैं उनके द्वारा दरअसल इन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहां पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो वो जो आपका वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है वहां पर इसको स्थापित किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने पहली बार शून्यकाल शुरू किए जाने की घोषणा की है, तो वो कौन सा राज्य है, वो है आपका हिमाचल प्रदेश। तो लोकसभा और जो है राज्यसभा में ये शून्यकाल होता था, लेकिन अब पहला स्टेट हिमाचल प्रदेश है जहां पर शून्यकाल शुरू किया गया है विधानसभा में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा डेंगू को महामारी के रूप में घोषित कर दिया गया है, तो वो कर्नाटक सरकार के द्वारा। इसके अलावा ओणम त्योहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है बेसिकली केरल राज्य में, जो कि बहुत ही क्या है, फेमस आपका ये फेस्टिवल है। अब हमने प्रश्न आपसे पूछा था कि बताइए त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है भाई साहब, अगरतला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देश और उनकी राजधानियों के नाम आपको क्या करने हैं, याद करने हैं भाई साहब। ये आज आपका टास्क नंबर 1 है। क्या टास्क पहला, अगर आप वीडियो पर मेरे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं डेली आपको कुछ ना कुछ क्या देता हूं, जो है टास्क देता हूं, और उन टास्क को आपको क्या करना पड़ता है, रेडी करना पड़ता है, आपको अपने नोट्स में क्या करना पड़ता है, उसको लिखना होता है। तो भारत देश की राजधानियों के नाम आपको, यानी कि राज्य और राज्य के राजधानियों के नाम, ठीक है, जो भी देश के राज्यों के राजधानियों के नाम, ठीक है, जो भी स्टेट आपके इंडिया के हैं सभी के आपकी कैपिटल को पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार आपके प्रश्न पूछा था आपके एग्जाम में। चलो अब हम आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में टाइम मैगजीन के एआई प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किस केंद्रीय मंत्री को बेसिकली शामिल किया गया था, शामिल किया गया है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव या फिर राजनाथ सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आईटी मंत्री हैं, आईटी मिनिस्टर हैं कौन, अश्विनी वैष्णव। और इन्होंने आईटी की जो है एआई के क्षेत्र में क्या किया है, बहुत ज्यादा वर्क किया है। और अभी आपको पता होगा कि हाल ही में दिल्ली में एआई पर ग्लोबली समिट भी आयोजित की गई थी, जहां पर कई देशों के प्रतिनिधियों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अपने आप में जो है इनको जो है टाइम मैगजीन ने शामिल जो है शक्तिशाली व्यक्तियों में शामिल किया है। तो हाल ही में टाइम मैगजीन के एआई के प्रभावशाली व्यक्तियों के सूची में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया है, और कहा गया है कि भारत ने एआई के क्षेत्र में जो है बहुत ही व्यापक स्तर पर कार्य किया है, और अश्विनी वैष्णव जो कि आईटी जो है मिनिस्टर हैं उनके कामों को सराहा गया है, और अन्य कई व्यक्तियों को भी इसमें भारत के शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी लुइस अलाया का निधन हो गया है, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, रूस से है, अमेरिका से है, फ्रांस से है या फिर चिली से है। तो ये जो टेनिस खिलाड़ी कौन है, लुइस अलाया है, उनका संबंध बेसिकली क्या है, चिली से है। प्रश्न आपके एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि जो ये लुइस अलाया है, हाल ही में लुइस अलाया का निधन हो गया है,
उनका संबंध किस खेल से है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि लुइस अलाया क्या है, बेसिकली टेनिस खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। घुमा करके कई बार प्रश्न पूछ लेता है आपसे, तो हर एंगल से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कोशिश किया करो कि जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ा करो तो कोशिश किया करो कि आप खुद से क्वेश्चन को फ्रेमिंग करने की कोशिश किया करो कि अगर आप एग्जामिनर होते तो इस पर्टिकुलर थ्योरी से आप किस प्रकार के प्रश्न बनाते। अगर आपको ये चीज आ गई तो समझ लीजिएगा फिर आपका एग्जाम नहीं रुकेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में टेनिस खिलाड़ी लुइस अलाया का निधन हो गया है और उनका संबंध चिली से है। और चिली के बारे में अगर बात करते हैं तो चिली की राजधानी क्या है भाई साहब, चिली की राजधानी है क्या, सेंटियागो। राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिच है और करेंसी क्या है, चिली पेसो है। और ये जो एक लंबा सा आप यहां पर जैसे देख पा रहे होंगे ये पूरा एरिया, ये क्या है, यही क्या है, अब चिली है अपने आप में। और इसके साइड में क्या हो जाएगा आपका, जो है साइड में आपके प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है, ये सब चीजें। और एक तरफ आपकी इधर बोल्विया हो जाएगा, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, पेरू हो जाएगा। तो ये मैप के माध्यम से आप इसको जो है क्या करिएगा, एक बार देख लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसके पूर्व में क्या है, अर्जेंटीना है, ठीक है, अर्जेंटीना। चलो देखो, इसके उत्तर में पेरू है, मैंने आपको बता दिया कि उत्तर में आपके पेरू पड़ जाएगा, मैप में देख लीजिएगा। उत्तर में पेरू है, उत्तर पूर्व में बोलिविया मिल जाएगा, उत्तर पूर्व में बोलिविया, पूर्व में अर्जेंटीना हमने आपको दिखाया, ठीक है। ये देखो मैप में कहां पर, ये आपका यहां पर क्या है, ये है आपका अर्जेंटीना, सॉरी ये क्या है, ये यहां पर आपका, ये बेसिकली ये क्या है, अर्जेंटीना है। और बोल्विया भी यहीं पर आपको कहीं पर दिख जाएगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा कहां पर बोल्विया है। ये देखिए, ये बोल्विया हो जाएगा, ये देखो क्या हो जाएगा, यहां पर उत्तर पूर्व में बोलिविया, यहां पर आपको बोलिविया मिल जाएगा। और उधर ऊपर पेरू मिल जाएगा आपके, ठीक है, इधर प्रशांत महासागर मिल जाएगा। तो ये मैप के माध्यम से आप ही चीजों को देखने का प्रयास करिएगा कि कहां पर अर्जेंटीना है, कहां पर बोल्विया है, कहां पर पेरू है और कहां पर आपका प्रशांत महासागर है। इस तरीके से आप चीजों को देखिएगा। कई बार जो देश चर्चाओं में रहते हैं तो जो चर्चित देश होता है उसके बारे में फैक्ट पूछ लेता है, या फिर उसके अगल बगल कौन कौन से स्टेट है या कौन सा महासागर है, ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा, ओके। तो उत्तर में पेरू, उत्तर पूर्व में बोलिविया, पूर्व में अर्जेंटीना और दक्षिण छोर पर ड्रेक पैसेज है। इसके अलावा चिली, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित क्या है, लंबा संकरा देश है। ऐसे तो है, ऐसे तो सब लंबा है, सकरा है, जैसा कि आप लोग मैप यहां पर देख पा रहे होंगे इस पूरे चिली को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया है। और अंतरराष्ट्रीय जो सौर महोत्सव है ये क्या है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो लखनऊ में किया गया, मुंबई में, नई दिल्ली या फिर मेरठ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन बेसिकली दिल्ली में किया गया है। और आपको पता होगा, आपने सुना होगा नाम किसका, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसकी स्थापना कब हुई थी ISA की भाई साहब, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2015 में। और अगर बात इसके हेडक्वार्टर की करते हैं ISA की, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम में। और कई बार आपके प्रश्न पूछा है एग्जाम में कि बताओ ISA अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है, तो आप कहेंगे कि गुरुग्राम में है। और अगर आपसे पूछे कि दरअसल जो है ये कब इसका गठन किया गया था, तो आप कहेंगे 2015 में। यानी कि कर्क और मकर रेखा के बीच जो स्थित जो देश हैं वो इसमें सम्मिलित थे, उस समय सम्मिलित किए जाने की बात कही गई थी। लेकिन अब इस समय क्या है, इसके अलावा भी अन्य देश भी सम्मिलित होते हैं। और बात कर्क और मकर रेखा की करते हैं तो ऐसा क्यों कहा गया था, क्योंकि आपको मैंने एक दिन बताया था, मैं फिर से आपको एक बात को दोहरा देता हूं इसी बात को। ये हो गई आपकी विषुवत रेखा, ठीक है। और फिर कहा गया है कि कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित देश इसमें सम्मिलित होंगे। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि बेसिकली ये जो एरिया आपका ये वाला है, ये क्या है, ग्रीष्मकालीन एरिया है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ, अगर आप बात करेंगे तो ये सुंदर सा प्यारा सा क्या है, सूर्य है हमारा, ठीक है। और सूर्य से जो किरणें निकलती हैं पहले से कैसे जाएंगी, ये जाएंगी कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट फॉर्म में, ये ऐसे ऐसे जाएंगी, ठीक, ऐसे ऐसे। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि किरणें सीधी जा रही हैं और कम समय लग रहा है यहां तक पहुंचने में, इस एरिया में कर्क मकर रेखा के बीच में, तो ये क्या होगा, गर्म एरिया होगा। लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवीय जो है
प्रदेश की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे ये जो किरणें हैं इनको पहुंचने में यहां पर लंबा समय लगेगा और ये किरणें तिरछी हो जाएंगी, तिरछी होने के कारण एक लंबा समय लगेगा। तो यहां पर क्या होगा, ठंडा होगा। सिंपल सी बात है, ध्रुवीय प्रदेश कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। तो यहां पर सौर ऊर्जा इतनी विकसित नहीं हो सकती है जितनी कि इस एरिया में, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें सीधे पहुंचती हैं, इसलिए ये क्षेत्र इतना पूरा क्या है, ये पूरा क्षेत्र गर्म होगा। तो इसीलिए पहले कर्क और मकर रेखा के बीच जो स्थित देश थे उन्हीं देशों को आईएसए में शामिल किया गया था, क्योंकि यहां पर सौर ऊर्जा का स्कोप क्या है, बढ़िया है। सिंपल सी बात है, गर्मी है, सूर्य की किरणें प्रॉपर पहुंच रही हैं, तो इसका मतलब यहां पर डेवलप ज्यादा होगा यहां पर चीजें, ठीक है। लेकिन बाद में फिर क्या किया गया, ये जो बाउंडेशन था कर्क और मकर रेखा के बीच वाला, इसको हटा लिया गया। यानी कि अब कहा गया है कि अब आईएसए में कोई भी देश क्या होगा, सम्मिलित हो सकता है। कोई मैटर नहीं करता है कि आप कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं। अगर आप इस कर्क और मकर रेखा के बाहर भी कहीं पर स्थित हैं तो भी आप इस आईएसए में शामिल हो सकते हैं। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया। भारत और फ्रांस दो देशों ने मिलकर के इस संगठन का जो है निर्माण किया था। यानी कि ये क्या है, फाउंडिंग जो है क्या है, मेंबर थे, ठीक है, फाउंडर मेंबर थे। तो सेम पॉइंट वही लिखा है जो हमने आपको यहां पर बताया कि नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का क्या किया गया, आयोजन किया गया था। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर, गुरुग्राम हरियाणा। कई बार नई दिल्ली ऑप्शन में आता है, ध्यान रखिएगा नई दिल्ली नहीं है। अगर गुरुग्राम अगर ऑप्शन में नहीं है, नई दिल्ली केवल है तो नई दिल्ली पर टिक लगाइएगा। लेकिन अगर नई दिल्ली और गुरुग्राम दोनों है तो गुरुग्राम पर टिक लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन इसकी गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और स्थापना कब की गई थी, 2015 में की गई थी, जो कि हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो डीआरडीओ, इसरो, नासा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डीआरडीओ के द्वारा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का क्या किया गया है, परीक्षण किया गया है, किसके साथ में मिलकर के, आगे देखते हैं। तो ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से कब, 6 सितंबर को, डेट याद रखिएगा, 6 सितंबर को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का क्या किया गया है, प्रक्षेपण किया गया है, याद रखिएगा। और इसके अलावा रणनीतिक बल कमान ने, किन्होंने, रणनीतिक बल कमान ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको क्या बोलते हैं, डीआरडीओ मिलते हैं, इनके साथ में मिलकर के जो है इस परीक्षण का सफलतापूर्वक संचालन किया। यानी कि ये रणनीतिक विकास जो बल कमान है प्लस डीआरडीओ, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में अग्नि 4 का क्या किया गया है, प्रक्षेपण किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और भारत द्वारा विकसित अग्नि मिसाइल क्या है, लंबी दूरी, परमाणु क्षमता से लैस, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। कई बार यह प्रश्न पूछता है कि जो भी मिसाइल होती हैं वो सतह से सतह पर मार करने वाली है या सतह से वायु पर या वायु से सतह पर। तो अग्नि 4 जो है, यानी कि जो अग्नि की सीरीज की जो मिसाइलें हैं वो बेसिकली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें होती हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का नाम क्या है। पहला ऑप्शन सही है या दूसरा या तीसरा या चौथा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अब आप कहोगे कि सर ये क्यों पूछा आपने, तो ये इसलिए पूछा क्योंकि अभी ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे, इसलिए क्या है ये चर्चाओं में हैं, इसलिए इनका नाम आपसे पूछ लिया गया है। तो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का नाम शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस जो हैं ये क्या है, भारत की 3 दिन की यात्रा पर भारत आए हुए हैं। और अभी हाल फिलहाल में अबू धाबी और जो है भारत के बीच में कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों के साथ साथ अन्य कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है और अभी मीटिंग भी आयोजित की गई थी, ठीक है। मैंने ये प्रश्न मीटिंग वाला कराया था पिछले वीडियो में, शायद याद होगा आपको। चलो नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर या फिर 9 सितंबर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है वो मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर सी, 8 सितंबर।
तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। स्थापना वर्ष की अगर बात करते हैं तो 1966 यानी कि वर्ष 1966 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और बात करते हैं कि किसके द्वारा इसको मनाया जाता है बेसिकली, तो यह मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनेस्को बोलते हैं, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। बात करते हैं कि पहली बार अंतरराष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस कब मनाया गया था, तो मनाया गया था 67 में, 8 सितंबर 1967 में से पहली बार मनाया गया था। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है उसकी थीम क्या है इस बार की 2024 की, तो थीम इंपॉर्टेंट भी है, और वो क्या है, वो है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए क्या, साक्षरता। यानी कि थीम आप लोग क्या करिएगा, इसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की प्रस्तावना के रूप में भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय 7 सितंबर 2024 को स्पेक्ट्रम ऑफ लिटरेसी विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी इसके द्वारा किया गया। तो यह भी आपसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, तो आप कहेंगे 7 सितंबर को। और जो विषय क्या था, वो क्या था, विषय था स्पेक्ट्रम ऑफ क्या, लिटरेसी। तो यह भी आपको याद रखना है। और अब अगर बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस में है और अध्यक्ष आद्रे अजोले हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, हाल ही में हिंदू प्रकाशन समूह द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स टू द मून, द सन एंड बियॉन्ड का विमोचन किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, एस सोमनाथ जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा, या फिर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो जो एस सोमनाथ है वो क्या है, इसरो के क्या है भाई साहब, अध्यक्ष हैं, और इन्हीं के द्वारा दरअसल इस बुक का क्या किया गया है, विमोचन किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अमित शाह क्या है, अमित शाह हैं आपके गृह मंत्री प्लस सहकारिता मंत्री, दोनों हैं, याद रखिएगा। ओके, कई बार पूछ सकता है आप एग्जाम में। नेक्स्ट है, तो सेम वही पॉइंट जो हमने आपको पहला बताया कि इस बुक का विमोचन एस सोमनाथ के द्वारा किया गया है। यह पुस्तक इसरो पर आधारित है, जिसका विमोचन 5 सितंबर 2024 को किया गया है। डेट भी आपको याद रखनी है। और अगर बात करते हैं इस पुस्तक के लेखक की, क्योंकि कई बार पुस्तक और उसके लेखकों के नाम पूछ लेता है, और चूंकि एस सोमनाथ ने इसका विमोचन किया है, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट पर है, इसरो के अध्यक्ष हैं, ऐसे में इस पुस्तक का नाम किस पर आधारित है और लेखक, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। तो लेखक कौन है, लेखक हैं टी.एस. सुब्रमण्यन द्वारा। ठीक, पुस्तक ये इसरो पर आधारित है और प्रकाशन हिंदू है। हिंदू ने दरअसल, द हिंदू जो आप पढ़ते होंगे पेपर, उसने इसका जो है प्रकाशन किया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब इसरो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1969 अर्थात 1969 में हुई थी। अध्यक्ष इस समय वर्तमान कौन है, एस सोमनाथ हैं, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, और मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो ये इसरो के बारे में 3 फैक्ट भी आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को पहली बार एशियाई ओलंपिक परिषद यानी कि ओसीए का अध्यक्ष चुना गया है? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसलिए बिकॉज आप पहली बार किसी भारतीय को एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो कौन है, तो रणधीर सिंह, मनजीत सिंह, चरणजीत सिंह बिष्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए, यानी कि रणधीर सिंह को भी हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। क्योंकि पहली बार किसी भारतीय को चुना गया है, इसीलिए यह प्रश्न क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि किसी भी भारतीय को अगर किसी बड़े पद पर पहली बार नियुक्ति प्रदान की जाती है, तो वो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बात को आपको क्या करना है, विशेष ध्यान देना है। ओके, चलो, तो पहला पॉइंट सेम वही जो अभी हमने आपको बताया। दूसरा, वे पहले भारतीय बन गए हैं जिनको एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, अब आपको बताना है, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा गया है। आपको बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? ठीक है, 1950, 1957, 1977 या फिर 1986? इसका उत्तर आपको बताना है, कंफ्यूज इस प्रश्न में नहीं होना है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसका क्या है, जो है ये क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। साथ ही साथ में आज हमारे लाइक का जो टारगेट है, लाइक का टारगेट कितना है, 250 प्लस का है, और
व्यूज का जो हमारा टारगेट है वो टारगेट है लगभग 2000 प्लस का। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टारगेट आप लोग जो है अचीव करवाने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर। प्रश्न क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और शिक्षा के क्षेत्र में इसके अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए। यानी कि एजुकेशन सेक्टर में जो है इसका हम प्रयोग कहां कहां पर किस प्रकार से कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशन पर दरअसल अभी एआई समिट भी हुई थी, इसीलिए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए भाई साहब क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप लोग इसको लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल मिलेंगे हम लोग एक नए जो है वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और प्लीज जो मैंने आपसे बातें पहले कही थी मैं फिर से कह रहा हूं भाई साहब, समय आपके पास ज्यादा नहीं बचा है। प्लीज आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें, टारगेट भी आप पढ़ाई करें, लक्ष्य निर्धारित कर लें कि मुझे इतने समय में इतना पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने करंट अफेयर्स को पढ़ें। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमने स्टार्टिंग में कही थी आपसे, और वो ये कि आप रिवीजन के लिए समय आपको क्या देना है, पूरा का पूरा आपको देना है। तो ये सारी बिंदुएं आपको जो है ध्यान देनी है, इन सारे बिंदुओं पर आपको। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।